रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। चलिए, गुड आफ्टरनून ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट के बारे में स्टार्ट किया था। उसी कंटिन्यूशन में आज अपन उसी को करेंगे। चलिए, चलिए तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो पढ़ा था उसमें बेसिक डेफिनेशंस अपन लोगों ने देखी थी इसकी, ठीक है। और उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स डेंसिटी, परमिएबिलिटी और रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लक्स डेंसिटी एंड फील्ड इंटेंसिटी, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। देन आफ्टर दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्चुअली में जो आपका बायोट सावर्ट लॉ के एज सच आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। सिर्फ उसका कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए मैंने आप लोगों को दे दिया था। लेकिन एम्पेयर सर्किट लॉ, इस पे जो इसके जो अपना फॉर्मूले अपन यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे एच एल इक्वल टू एन आई या फिर एच इक्वल टू आई अपन 2 पाई आर, या कोई सा ही फॉर्मूला अगर अपन यूज करते हैं तो इसके आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। तो इसी के आगे अपन पढ़ते हैं बायोट सावर्ट लॉ। ये सभी लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सब लोगों ने पढ़ लिया बेटा ये वाले लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, यस यस सर। सर। ठीक है ना। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि जब भी कभी आपको कोई सा भी फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी आपको पता हो तो उसकी वैल्यू क्या करते हो जाती है आपकी 1/4 पाई सर आई आपने ये डी एल। असाइनमेंट हाँ मुझे पता है, याद है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी कभी अपन डी एच मतलब उसकी बात कर रहे हैं, इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो इस एच की वैल्यू 4 वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। सबसे पहले ये वैल्यू डिपेंड कर रही है, मतलब डिपेंड कर रही है से मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो रही है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके, करंट के, ठीक है। जो भी आपका करंट उस एलिमेंट में पास हो रहा है, या फिर उसके बाद जो भी आपको वहां पे डेफिनेट लेंथ दी हुई है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर जो भी आपका एंगल बन रहा है किसके किसके बीच, जो भी लाइन ज्वाइनिंग आ रही है आपकी डीएल, उनके बीच का एंगल जो बन रहा है उसके उसके प्रोपोर्शनल है, या फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो भी आपका डिस्टेंस दिया हुआ है किसी भी पॉइंट से उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आता है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है P, ठीक है ना। इस पॉइंट से मान लो मैंने एक यहाँ पे इसका डिस्टेंस मैंने R मान लिया, है ना। और यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर, यहाँ पे इसका जिसकी लेंथ मेरे पास दी हुई है यहाँ पे कितना, DL लेंथ मान ली, ठीक है ना। DL लेंथ मान ली, इट मींस दैट कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका I करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है इनके बीच जो एंगल आ रहा है वो कितना आ गया आपका, थीटा एंगल, ठीक है ना। तो इस फिगर में कोई डाउट तो नहीं किसी को, सबने पढ़ लिया ना इसके बारे में। आगे बढ़ू मैं अब, मतलब अपन Yes, बायोट sir. सावर्ट लॉ कहता क्या है कि किसी भी पॉइंट में जो भी आपका एलिमेंट है, अगर एलिमेंट का इंक्रीमेंटल लेंथ आपको मिल रही है तो वो किस किस वैल्यू में आपकी डिपेंड हो रही है, वो सब चीजें इसमें आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपन उल्लास भी था। अब आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में जो है वो है, हेडिंग डालिए आप लोग सभी लोग, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर force on current carrying conductor in magnetic field. Force on current carrying conductor in magnetic field,
ठीक है, सभी लोगों को इसका कंसेप्ट याद होगा अच्छे से। तो कोई बताएगा कि अपन ने मान लीजिए कोई सा भी करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ है, तो उसमें फोर्स की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं? एनीवन फ्रॉम क्लास? K Q1 Q2 by R square. क्या समझ नहीं पाया, फिर से बोलना। सर K Q1 Q2 by R square. BIL, वेरी गुड। मतलब सिंपल बिल जो अपन याद करते हैं, मान लीजिए कोई सा भी आपका एक लेंथ आपको दी हुई है, ये आपको कोई कंडक्टर दिया हुआ है ना, और इस कंडक्टर से मैंने अपने जो भी आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ये मैं इनसे ट्रेवल करवा रहा हूं, है ना, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ मैंने मान लो L, इसकी मैंने लेंथ मान ली, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच, इस कंडक्टर के बीच और इसके बीच मान लीजिए जो एंगल मेरे को मिल रहा है, वो एंगल मिल रहा है मेरे को थीटा, है ना। और यहां से जो करंट जो मेरा पास हो रहा है, वो मेरा करंट कितना पास हो रहा है? I करंट पास हो रहा है। क्लियर? समझ आया? मतलब इसमें क्या है, अपन ने कोई सा भी एक मैग्नेटिक फील्ड, अपन ने यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी जा रही है, इसमें अपन ने करंट कैरिंग कंडक्टर यूज किया हुआ है। अब इसमें मेरे को क्या निकालना है? इसमें मेरे को फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि कितना फोर्स मेरे को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई सा भी, मान लो एक डीसी मोटर है, ठीक है ना। कोई सी भी डीसी मोटर है, अगर आपको बोला जाए कि इसमें अपन क्या करते हैं, डीसी मोटर या एसी मोटर, कोई सी भी मोटर हो, तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर इज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यही होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में अगर आपको कन्वर्ट करना हो किसी भी आपके मोटर को या अप्लायंसेस को, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो भी आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है ना, उस मैकेनिकल एनर्जी में आपका फोर्स कितना है। एक्चुअली में क्या है, अपन ये देखते हैं कि उसका जो मोटर में जो आपका मान लीजिए कोई शाफ्ट कनेक्टेड है, उस शाफ्ट का रोटेशन कैसा हो रहा है, उस शाफ्ट का रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज। तो उस शाफ्ट के रोटेशन को या फिर उस फोर्स को निकालने के लिए अपन लोग एक रूल अप्लाई करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सभी लोगों को अच्छे से याद होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अपन क्या करते हैं कि वी आर टेकिंग द कंसेप्ट ऑफ थंब, मिडिल फिंगर एंड सेंटर फिंगर, इन तीनों फिंगर्स की हेल्प से अपन अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का प्रिंसिपल यूज करते हैं, जिससे कि अपन थंब का जो अपना इंप्रेशन है, सॉरी इंप्रेशन नहीं, थंब का मूवमेंट से अपन ये पता लगाते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ फील्ड, मतलब कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और विद द हेल्प ऑफ करंट, फील्ड और करंट की हेल्प से अपन ये निकाल सकते हैं कि अपने पास जो मोशन है या फिर जो फोर्स है वो कैसे आ रहा है। समझ आया मेरी बात सबको? मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपन लोग किससे निकालते हैं? वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सबको याद है ये चीज? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है ना। Yes, तो अब sir. लिखिए इसमें दो डिक्टेट कर रहा हूं मैं इसमें लिखिए आप, इफ अ कंडक्टर carrying a current I, if a conductor carrying a current I, sorry, if a conductor carrying a current of I is placed in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field of flux density क्या होगी? of flux density पूछ रहा हूं बेटा, थोड़ा ऐसी तुक्का मत मारा करो बिना सोचे समझे, ठीक है ना। बी होगा ना। B. फाई कैसे हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज बी, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी बी, कॉमा, it experiences a mechanical force that depends upon the
that depends upon the magnitude of current, comma length of conductor, current, comma length of conductor and flux density of magnetic field. फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? ठीक है, मतलब क्या होगा, कोई सा भी आपने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको अपन ने किसी मैग्नेटिक फील्ड में लिया जिसका फ्लक्स डेंसिटी बी है, तो वहां से जो भी आपका मैकेनिकल फोर्स मिलेगा वो डिपेंड करेगा तीन चीजों पे। नंबर वन इज द करंट, नंबर सेकंड इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड द नंबर थर्ड इज द फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया यहां तक? कोई डाउट तो नहीं यहां पे किसी को? और वो एंगल पे भी तो डिपेंड होगा कि कितना एंगल बना रहा है वो मैग्नेट। हाँ करेगा ना, करेगा, एंगल पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल तो तभी आएगा ना जब आपकी क्या वैल्यू चीज होगी, जब आपको थीटा तो तभी आएगा जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा और आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं ई मान लूं या उसका डायरेक्शन बी मान लूं, कुछ मान लो मैंने इसको ई मान लिया। अगर यहाँ से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है ना, और इसका जो भी आपका डायरेक्शन आ रहा है किसका, लेंथ का, ये दोनों चीजें पता होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको एंगल मिल ही जाएगा, जो एंगल मैंने यहाँ बनाया हुआ है थीटा। ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ू अब। चलिए फुल स्टॉप क्या लिखो, द डायरेक्शन ऑफ this force, the direction of this force can be determined by कैसे डिटरमाइन करोगे इसका फोर्स का डायरेक्शन? फ्लेमिंग लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वेरी गुड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, FLHR। कभी कभार इसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज FLHR, तो वो भी अपन को शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म दोनों याद होने चाहिए इसमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपका इसमें डायरेक्शन में आपका जो फोर्स आपका मिलेगा, इज द वैल्यू ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। क्लियर? हाँ हाँ, राइट हैंड पाम रूल, हाँ निकाल सकते हो, जो आपका एस वाला होता है ना, थंब का डायरेक्शन और पाम का डायरेक्शन दोनों लेते हो ना आप। हाँ हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत यस सर। हाँ, राइट हैंड पाम रूल यूज करना है वो कर लो, या अपना कॉक स्क्रू रूल होता है, मतलब वो तो एक्चुअली क्या है ना, राइट हैंड रूल और कॉक स्क्रू रूल वो अपन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन है और यहाँ पे आपको करंट का डायरेक्शन गिवन है, यहाँ पे अपन को डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। तो जब भी अपन को किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर करंट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे अपन अगर हेडिंग में ही जाए तो हेडिंग में अपन को दिख रहा है यहाँ पे, मान लीजिए इसमें अपन को इसमें या तो फिर आपका करंट की वैल्यू भी आपको दी हुई है और फील्ड भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए अपन लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करते हैं, ठीक है ना। जब अपन को फील्ड निकालना हो तो वहां पे अपन राइट हैंड रूल या फिर कॉक स्क्रू रूल, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में, वो अपन यूज करेंगे उसको। क्लियर? आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है ना। तो जो अपन डायग्राम बना रहे हैं, पार्डन, हाँ पांच के डायरेक्ट में अगर फोर्स लगाए तो सर वो हो सकता है सर। नहीं, पाम से एक्चुअली आपका कहना सही है। तो पाम, मान लो मैंने पाम ले लिया, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ, इस पाम में और इस थंब में आप दोनों में क्या क्या निकाल रहे हो? विनय प्रताप,
सर इसमें जो थंब है वो थंब करंट की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। वो दूसरी डायरेक्शन बताएंगे, और उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा, मतलब तो उस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन। हाँ 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 ठीक है निकाल। तो मेरे को ये वाला रूल अच्छा लग आपको जैसे डायरेक्शन से करंट लगाएगा, दूसरी डायरेक्शन से नेगेटिव लगेगी, और जो अकेले की ऊपर वाली और अंदर वाली साइड उसको फोर्स अंदर ऐसे बाहर। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में फ्लेमिंग ज्यादातर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करते हैं अपन। ठीक है ना, आपको पाम रूल यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। एक्चुअली फ्लेमिंग के भी दो रूल होते हैं, एक होता है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड द नंबर सेकंड इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जब भी अपन कभी भी फोर्स निकालते हैं या डायरेक्शन ऑफ मोशन निकालते हैं या अपन को टॉर्क की बात करी जाती है, तो वो अपन बात करते हैं जब अपन को मैकेनिकल एनर्जी चाहिए होती है, जब अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब जब अपन मोटर की बात करते हैं, ठीक है ना। और जब कभी भी अपन जनरेटर की बात करते हैं तो जनरेटर में आपको एक तरीके के आपको वोल्टेज चाहिए होता है या करंट चाहिए होता है, तो वहां पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज होता है। ठीक है, वो अपन लोग जब 4th यूनिट पढ़ेंगे ना, उसमें जब मशीन्स पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ू मैं? ठीक है ना। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में सभी लोगों को अच्छे से पता भी होगा कि जब भी कभी अपन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बारे में बात करते हैं तो उसमें आपका, चाहे आप थंब की बात कर लो, चाहे अपन मोशन की बात कर लो, या कोई सा भी आप कर लीजिए, तो उसमें एक चीज आपकी फील्ड बता देगी। ठीक है ना, एक चीज आपको फील्ड बता देगी, एक चीज आपको मिल जाएगी इसमें करंट बता दीजिएगा। और जैसे ही आपको करंट और फील्ड आपको पता लग जाएगा, वैसे ही आपको तीसरी चीज क्या पता लग जाएगी, इसमें मोशन। ठीक है ना। तो इसका डायग्राम भी आप लोग एक बार बुक में देख लीजिएगा, है ना, कि अपन किस तरीके से एक इस यहाँ से जो फर्स्ट फिंगर जो है, इससे अपन फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं, फील्ड देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या आ रही है। सेकंड फिगर जो है, इससे अपन क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पे आपका जो भी आपका करंट है वो निकाल रहे हैं, और थंब से अपन मोशन निकाल रहे हैं। क्लियर, समझ आया आप लोगों को सबको? यस सर। तो ये तीन चीजें इसमें Yes, sir. तीन चीजें इसमें थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कंसेप्ट था किसका, जब भी कभी अपन किसी भी जब भी कभी अपन को फोर्स अपन को निकालना है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, उसकी बात। अब अपन बात करेंगे, ये तो अभी यहाँ तक तो जो बात थी वो अपनी बेसिकली किसकी बात थी कि आपका सिलेबस में अपन ने क्या क्या डेफिनेशंस देखी थी, क्या क्या इसमें वैल्यू थी। अब अगर इसमें अपन बात करते हैं, जैसे अगर मान लो मैं इसका सिलेबस ही देखता हूँ, तो इसमें बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है एसी एक्साइटेशन इन मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है ना, अभी तक ये बेसिक डेफिनेशन चल रहे थे, इसी में आपके लॉज भी आ रहे थे। अब अगर एसी डायरेक्शन की, मैं एसी एक्साइटेशन की बात करूं, तो अपन सभी जानते हैं कि जब भी कभी अपन कोई सा भी, मान लो मैं एक मैग्नेटिक सर्किट का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक कोई सा भी एक टोरॉइडल रिंग ले ली। देखो, मैग्नेटिक सर्किट का या फिर कोर स्ट्रक्चर का आपका डायग्राम किसी तरीके से भी हो सकता है। अगर आप चाहो तो अपने मैग्नेटिक सर्किट को इस तरीके से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सी भी एक कॉइल कनेक्ट कर दी प्राइमरी वाइंडिंग में, ठीक है, ये भी मेरा मैग्नेटिक सर्किट होगा। क्लियर, या तो मैं इस तरीके से बता दूं, या फिर मान लो मैंने एक कोई सा भी एक रिंग स्ट्रक्चर ले लिया लाइक दिस। ये मैंने एक रिंग स्ट्रक्चर लिया हुआ है ना, और इस रिंग स्ट्रक्चर में मैंने अपना एक वाइंडिंग इसमें कनेक्ट कर ली है। आप लोग डायग्राम भी साथ में बनाते चले इसमें, तो आपको इजीली और क्लियर हो जाएगा इसमें क्या चीज वैल्यू आ रही है। क्लियर। अब एक तरीके से अपन इस तरीके से कर सकते हैं, तो चाहे आपका नंबर 1 हो, चाहे आपका नंबर 2 हो, तो आप कोई सा भी समझाते हो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक क्या है कि दोनों में ही आपका, जैसे ही आप इसमें करंट पास कराएंगे, मतलब करंट की वैल्यू देंगे, वैसे ही आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फ्लक्स की वैल्यू आपकी इसमें मैग्नेटिक सर्किट में आपको मिलने लगेगी। हाँ या ना? फ्लक्स मिलेगा ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस फ्लक्स को मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माय मीन फ्लक्स पाथ।
मीन फ्लक्स पाथ या फिर पाथ ऑफ मीन फ्लक्स, कुछ भी अपन इसमें बोल सकते हैं। बुक्स अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट एक अपन को ध्यान रखना पड़ता है वो इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सबसे पहले मान लो यहाँ पे मेरा कोई सा भी इसमें करंट सप्लाई हुआ, यहां से मैंने वोल्टेज लिया, ठीक है ना, एसी सप्लाई ले लिया मैंने, एसी वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, फ्लक्स मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे भी वोल्टेज मिल गया मेरे पास इनपुट में, ठीक है, यहाँ पे भी मेरा करंट आ गया और यहाँ पे मेरे को फ्लक्स मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है कि यहाँ पे अपन को ये भी देखना चाहिए कि जो भी आपकी यहाँ पे कॉइल कनेक्टेड है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है ना। तो एन का भी आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखना चाहिए कि अपन ये टोटल जो अपन ने इसमें टोटल रिंग लिया हुआ है ना, इसका टोटल आपका इसमें लेंथ क्या है, ठीक है ना, मतलब एल कितना है। और सिमिलर टू दैट जो भी आपका इसमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, वैसे स्ट्रक्चर सेम ही होगा, और इसका टोटल इसका जो भी आपका इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है। बात समझ आई मेरी। और इसको पूरे को अपन क्या बोलते हैं, ये आपका आयरन पीस है और वी कैन कॉल इट एज कोर। समझ आया। तो ये वाला जो फिगर है इसको अपन फॉर एग्जांपल इसको मैं अपन सिंपल एक ट्रांसफॉर्मर की तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर मतलब आपके प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने इसमें कनेक्शन किया हुआ है, अगर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग में भी यहाँ पे कनेक्शन कर दूंगा तो वो भी आपका एक तरीके से ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग ही दिखा देगा आपका। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर, आगे बढ़ूं, समझ आया दोनों को, ब्रांच को, CSIT, कि जब भी कभी अपन किसी मैग्नेटिक सर्किट की बात करते हैं और उसमें एसी एक्साइटेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब यही है कि अपन एक्साइटेशन कैसे किस तरीके से उसमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो इस फिगर को अपन बोलेंगे वी कैन कॉल फिगर 2 as दिस इज अ TOROIDAL टोरॉइडल रिंग, उसका नाम है। यहाँ जो रिंग स्ट्रक्चर लिया हुआ है ना इसका नाम है टोरॉइडल रिंग ऑफ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, टोरॉइडल रिंग ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विद एक्साइटिंग कॉइल, ठीक है। समझ आया सबको। फिर से रिवाइज कराता हूं, ट्रांसफार्मर भी लगाया हुआ है, या तो आप ट्रांसफार्मर से इसको बता दो मैग्नेटिक सर्किट का एसी एक्साइटेशन, या फिर कोई सा भी अपन ने रिंग बनाया हुआ है और उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और यहाँ पे आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अपन ने एक्साइटेशन दिया हुआ है, एक्साइटिंग कॉइल दिया हुआ है, तो वो इस तरीके से हुआ है। क्लियर, सब लोगों ने डायग्राम बना लिया? यस सर। ठीक है, इसमें एक लाइन और लिखो, इसके बाद लाइन लिखो, द रिंग टर्म्ड एज कोर, नोट डाल के लिख लो इसमें, एनओटी नोट, द रिंग, मतलब इस रिंग को अपन कोर बोल रहे हैं, द रिंग टर्म्ड एज CORE कोर is excited by a coil, wound, WOUND, wound round, ROUND, wound round it with capital N turns carrying a current I। समझ आया? मतलब यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, वी कैन कॉल दिस नोट एज द रिंग टर्म्ड एज कोर is excited by a coil wound round it with
n टर्न्स मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स, बात एक ही है, कैरिंग अ करंट I। तो यहाँ पे कोई सा भी अगर आपने कोर लिया हुआ है, इसको अपन ये जो टॉरॉइडल रिंग बोल रहे हैं ना, टॉरॉइडल रिंग बोल रहे हैं या फिर कोर बोल रहे हैं, बात एक ही है। इसको अपन एक्साइट किया हुआ है एक कॉइल से, जिसको वाउंड राउंड किया हुआ है। वाउंड राउंड किया मतलब ये राउंड स्ट्रक्चर है आपका। यहाँ पे अपन ने इस वायर की वाइंडिंग करी है। जब भी कभी अपन वायर की वाइंडिंग करते हैं, चाहे वो आपकी मशीन हो, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, अल्टरनेटर हो, रिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी बार मैग्नेट हो, उसको अपन वाउंड ही बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे वाउंड लिखा हुआ है। वाउंड राउंड इट विद n टर्न्स कैरिंग अ करंट I। ठीक है, इस फिगर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, ये तो फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। आगे बढ़ूं? ठीक है, अब या जिसको अपन सिंपल बेसिकली क्या बोलते हैं, वी कैन कॉल दैट फ्लक्स एज अ लीकेज फ्लक्स। तो कोई बताएगा मेरे को क्लास में कि अगर किसी ने बुक में देखा हो या पढ़ा, किसी को कंसेप्ट पता हो कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ LEAKAG, लीकेज फ्लक्स? कोई बताएगा? कैन एनीवन? सर ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी और एक मिनट, CS से पहले ऋषभ बोलो। हाँ ऋषभ तुम बोलो, राजेश तुम एक मिनट रुको। हाँ ऋषभ बोलो, क्या कह रहे हो? ट्रांसफार्मर में जब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को जब मतलब ओवरलैप कराते हैं तो सर उसमें जो गैप बचता है उसमें से फ्लक्स जो होता है लीक करता है, वो होता है सर। ठीक है, राजेश तुम बोलो, IT क्या बोल रहे हो? राजेश कुछ बोल रहे थे? मैं तो बोल रहा था कि जो लीकेज फ्लक्स है वो एडी करंट प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में बात करें। नहीं, एडी करंट अलग चीज है। सर जो फ्लक्स अपनी डायरेक्शन से भटक जाए वही लीकेज फ्लक्स होते हैं। हाँ, ये भी अच्छा कंसेप्ट है, वेरी हाँ गुड। सर, मतलब पर्टिकुलरली सर, जो इंटरनेट पाथ पर नहीं चले जो। ठीक है, सही बताया है। सर जो मतलब फ्लक्स डायरेक्शन, कोर में बहने के बजाय कहीं और चले जाए। ठीक है, सही कह रहे हो। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, रिंग बनाई हुई है। अब या तो आपका मीन फ्लक्स पाथ आपको मिल रहा है, या फिर दो कंसेप्ट होते हैं लीकेज फ्लक्स के। अगर मान लीजिए इस आयरन कोर में या इस रिंग में कहीं भी एक एयर गैप होता, ठीक है ना, जहां कहीं भी एयर गैप होगा मतलब यहाँ पे कोई भी एक मीन फ्लक्स तो आपका जा ही रहा है, मीन फ्लक्स के साथ साथ इस एयर गैप में आपका एक लीकेज फ्लक्स भी आपको मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज जहां भी आप वाइंडिंग यूज करते हैं ना, जैसे कि मैंने सेकंड डायग्राम में देखना, इस वाइंडिंग में अगर मेरे को ये बताना हो कि लीकेज फ्लक्स कहाँ है, तो इस वाइंडिंग में आपका जो पर्पल कलर से मैंने ड्रॉ किया है, इस फ्लक्स को भी वी कैन कॉल दिस फ्लक्स ऑल्सो अ लीकेज फ्लक्स। ठीक है ना? तो लीकेज फ्लक्स के दो कंसेप्ट होते हैं। एक कंसेप्ट ये होता है लीकेज फ्लक्स का सिंपल मतलब ये है द मैग्नेटिक फ्लक्स विच डज नॉट फॉलो इंटेंडेड पाथ इन अ मैग्नेटिक सर्किट। मतलब जो आपका मैग्नेटिक सर्किट आपने बनाया हुआ है, जो उस पाथ को फॉलो ना करे, उसको अपन लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आपकी कॉइल में लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट होगा, या फिर अगर कॉइल में प्रेजेंट जहां जितनी जगह में आपका देखो पूरे आयरन कोर में, जैसे मान लीजिए आपका मैंने डस्टर लिया, इस डस्टर में मैंने इस पूरे पर्टिकुलर में इसमें पूरे में मैं अपनी वायर को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसे मैं मान लो मैं सिर्फ इसमें इतने पोर्शन में ही, जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन में ही मैं इसको वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इतना पोर्शन है, इतने पोर्शन में ही आपका ये लीकेज फ्लक्स रहेगा। बाकी बार मैग्नेट जो लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, इसमें आपका ये लीकेज फ्लक्स नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने कॉइल कनेक्ट नहीं की हुई है। ठीक है ना, समझ आई मेरी बात आप लोगों को?
आया ना? जैसे मान लो मैंने एक वायर लिया, इस वायर को मैंने इस डस्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ मैंने यहाँ पे इसको वाउंड कर दिया इतनी इतनी जगह में, ठीक है ना? इतनी जगह में वाउंड किया हुआ है स्टार्टिंग में, जैसे मान लो यहाँ पे किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि लीकेज फ्लक्स की जो वैल्यू है, जो आपका व्हाइट वायर का पोर्शन है, जितना मैं इसको वाउंड करता जाऊंगा इसमें, मैं अपने आयरन पीस में या बार मैग्नेट में, मेरा लीकेज फ्लक्स उतनी जगह प्रेजेंट रहेगा। बाकी जो मैग्नेट है उसमें मेरा यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, अपना मीन फ्लक्स पाथ रहेगा। और मान लीजिए ये एक डस्टर है, इस डस्टर के बाद मैंने एक और कोई सा भी, मैंने मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे रिमोट कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? इस रिमोट और इस अभी तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है ना? अब इसके बीच मैंने मान लो एयर गैप दे दिया, ठीक है? अब एयर गैप दे दिया, इसका मतलब अब यहाँ पे जो इसका इन दोनों के बीच में जो आपका इसमें आपका आ रहा है ना स्पेस, जो आ रहा है इस जगह, यहाँ पे आपका एयर गैप है, इसका मतलब इधर आपका एक लीकेज फ्लक्स ट्रेवल करेगा, ठीक है? समझ आया कंसेप्ट आप लोगों को प्रैक्टिकली? तो सर इसका मतलब लीकेज फ्लक्स हमेशा प्रेजेंट रहेगा? हाँ, लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट रहेगा, लीकेज फ्लक्स प्रेजेंट रहेगा, उसी से आपका एक लीकेज आपका एक कोफिशिएंट भी रहेगा और एक लीकेज फैक्टर भी मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना? म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक वजह म्यूचुअल लीकेज फ्लक्स भी तो होता है सर। हाँ हाँ, जैसे मान लो एक ट्रांसफार्मर है, मान लो लेफ्ट में मैंने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब प्राइमरी से सेकेंडरी में मैं अगर अपने इसको फ्लक्स को पास करा रहा हूं, तो एक लीकेज फ्लक्स तो मेरे प्राइमरी वाइंडिंग में, एक सेकेंडरी वाइंडिंग में, इन दोनों में रहेगा। और जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, कुछ उसका भी इफेक्ट आता है, ठीक है ना? मीन फ्लक्स तो है ही जो फाई आपका इसमें बनाया हुआ है। क्लियर? समझ आया कंसेप्ट ये वाला? यस सर। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखिए आप सभी लोग। डेफिनेशन लिखना है इसकी। द फ्लक्स established along path, the flux established along path the flux established along paths that lie mostly in air, is very small। ये लाइन पढ़ोगे तो और आपको कंसेप्ट क्लियर जाएगा। इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द कोर फ्लक्स, is very small compared to the core flux, as core has a permeability, mu r times that of air, full stop. This flux is called leakage flux. This flux is called leakage flux. That is, it leaks through the core। ठीक है, समझ आया? फिर से इसमें रिपीट कर देता हूं। इसमें अपन क्या बोल रहे हैं कि द फ्लक्स एस्टेब्लिश अलोंग पाथ दैट लाई मोस्टली इन एयर। मोस्टली इन एयर से मतलब ये है, मान लीजिए मैंने एक कोई सा भी यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है ना? अब इस रिंग स्ट्रक्चर में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एयर गैप मेरा प्रेजेंट है, ठीक है ना? यहाँ पे जो एयर गैप आपका प्रेजेंट हो रहा है ना सामने, इस एयर गैप में जो आपका फ्लक्स प्रेजेंट रहेगा, इन दैट एयर गैप
यहाँ पे जो ये पोर्शन है, दिस एयर गैप में यहाँ पे एयर का बिहेव आ रहा है। अब इस एयर गैप में जो एयर का बिहेव आ रहा है वो फ्लक्स जो है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू कोर फ्लक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परमिएबिलिटी है पूरे के पूरे कोर की वो म्यू आर हो रही है, और इसकी परमिएबिलिटी एयर गैप की क्या हो जाती है, म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाती है वहां पे 1 हो जाती है। तो म्यू आर टाइम्स दैट ऑफ एयर हो रही है, इसीलिए उसका प्रभाव ज्यादा हो रहा है। और ये जो फ्लक्स यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है इसको अपन लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं। दैट इज इट मींस दैट इट लीक्स थ्रू द कोर। मतलब यहाँ पे इस जगह एक लीकेज फ्लक्स आपको मिलेगा जो भी आपका एयर गैप आपका प्रेजेंट रहेगा। चाहे आपका एयर गैप रहे चाहे आपकी कॉइल रहे, उन दोनों जगह अपन लीकेज फ्लक्स का प्रभाव दे सकते हैं। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को पूरी क्लास को? आया ना? ठीक है ना? Yes, sir. थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, सबको एकदम समझ नहीं आएगा। एक बार इसको अच्छे से पढ़ोगे तो और क्लियर। डाउट भी होगा तो मेरे से नेक्स्ट क्लास में फिर से पूछ लेना, ठीक है ना? या फिर इसको अपन एक और डेफिनेशन करते हैं। एक और डेफिनेशन क्या है इसकी लीकेज फ्लक्स की? द मैग्नेटिक फ्लक्स which does not follow the magnetic flux which does not follow the intended path in a magnetic circuit। ठीक है, समझ आया? मतलब एक ऐसा फ्लक्स जो पूरे के पूरे पाथ को फॉलो ना करे, जो अपना अलग से ही बिहेव दिखाए पूरे के पूरे मैग्नेटिक सर्किट में, ऐसे फ्लक्स को भी अपन क्या बोल सकते हैं? लीकेज फ्लक्स। क्लियर? समझ आया? ठीक है, तो लीकेज फ्लक्स तो ये हो गया। इसी से आपका एक कंसेप्ट और आता है लीकेज फ्लक्स से, दैट इज लीकेज कोफिशिएंट। लीकेज कोफिशिएंट या फिर अपन उसको क्या बोल सकते हैं? लीकेज फैक्टर। ये लीकेज फ्लक्स के और उसके टोटल जो आपका फ्लक्स है उससे ही निकल के आता है। और इस लीकेज कोफिशिएंट को, और क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डाटा आता है बेटा, है ना? जैसे अपन ने पिछली क्लास में बी की वैल्यू पढ़ी, बी इक्वल टू 5/a, बी इक्वल टू म्यू एच, बी इक्वल टू म्यू नॉट म्यू और एच, एम्पियर सर्किट लॉ में एच आर इक्वल टू एन आई अपन ने पढ़ा। तो ये सब चीजें न्यूमेरिकल्स में आपके बिल्कुल बहुत काम आएंगी, ठीक है ना? और जो मैंने पीपीटी शेयर करी है उसमें भी एक स्लाइड उसकी है, आपकी फॉर्मूलेस की है, उसको भी आप अच्छे से, मैं अभी दिखाऊंगा उसको स्लाइड को। तो लीकेज कोफिशिएंट और लीकेज फैक्टर की वैल्यू जो है, वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लीकेज फैक्टर विद द हेल्प ऑफ गामा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज द टोटल फ्लक्स बाय द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड मतलब वही आपका रिंग स्ट्रक्चर जो बार मैग्नेट अपन ने लिया हुआ है वो, डिवाइड बाय यूजफुल फ्लक्स। ठीक है ना? मतलब टोटल फ्लक्स आपके उसमें कितना है, प्रेजेंट है, वो अपन देखेंगे इसमें। जिसका जो न्यूमेरिकल अपन देखेंगे उसमें भी आपका आएगा डिवाइड बाय यूजफुल फ्लक्स। ये इसमें एक फैक्टर है इसका। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका मैट। अब क्योंकि अपन एसी एक्साइटेशन देख रहे हैं इसका मैग्नेटिक सर्किट का, अब इसमें एक और बात आती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने रिंग लिया, इस रिंग में मैंने करंट, यहाँ पे मेरा करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा? रिंग में मैंने करंट कितना फ्लो कराया है? I, ठीक है ना? और यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं? कैपिटल N। वेरी गुड। अब अगर मुझे आप ये बताओ, इस मैग्नेटिक सर्किट में मेरे को एक फोर्स चाहिए किसी भी फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए या फ्लक्स को इसमें ओरिजिनेट करने के लिए, तो उस फोर्स को मैं क्या बोलूंगा? कोई बताएगा क्लास में से? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। वेरी गुड आदित्य। उस फोर्स को अपन बोलेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स। दैट इज, अगर अपन कोई सी भी फ्लक्स लाइन की बात करें,
मान लीजिए मैं एक लाइन लिखता हूं यहाँ पे, ऑल द फ्लक्स लाइन्स, ऑल द फ्लक्स लाइन्स इन द कोर, or the flux lines in the core enclose a current of, मान लीजिए जो सिंपल जो करंट है वो आपका गिवन कितना गिवन है, मेरे पास आई करंट मेरे पास गिवन है, ठीक है ना, और आपको अभी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं पता, और अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो फोर्स जो मिलेगा कैपिटल एफ जो आपको मिलेगा यहाँ पे जो फोर्स मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एन इंटू आई, ठीक है ना, और ये एन इंटू आई जो बोल रहे हैं दिस इज नोन एज, विच इज नोन एज मैग्नेटो मोटिव फोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एम एफ, ठीक है ना। जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो वहां पे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी चाहिए होता है आपको, वहां अपन लेते हैं ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो भी आपकी वी की वैल्यू आती है, और यहाँ पे जो आपकी एमएमएफ गिवन रहता है दैट इज जो भी आपको फोर्स इसमें चाहिए, जो भी आपका इसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो वी कैन इंडिकेट दैट एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई। समझ आया कंसेप्ट? एंड द यूनिट ऑफ एमएमएफ इज एम्पियर टर्न्स। हाँ पूछो, क्या पूछो बेटा? नहीं, एक्चुअली फोर्स क्या है, फोर्स एक तरीके का प्रभाव है, ठीक है ना। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर आपको, थोड़ा सा भूल रहे हो कंसेप्ट कल की क्लास का, मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे कि कोई सा भी आपको इसमें सेकंड लाइन पढ़ो इसमें, कि जब आपको फील्ड स्ट्रेंथ या फील्ड इंटेंसिटी आपको किसी भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड में दी हुई है, वहां पे जो आपको फोर्स जो मेंटेन हो रहा है आपका, जो किसको दे रहा है, आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को दे रहा है या फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे जो फोर्स है ये फोर्स एक्चुअली में आपको कहां से मिलता है? ये फोर्स आपको तभी मिलता है जब आपको ये पता हो कि जो भी आपने यहाँ पे सर्किट बनाया हुआ है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, इसमें कितना आपको करंट गिवन है। मान लीजिए मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं आपसे, ट्रांसफार्मर में मैंने प्राइमरी वाइंडिंग में मान लो मैंने यहाँ पे N1 नंबर ऑफ टर्न्स ले लिया और करंट ले लिया I1, ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में मैंने N2 नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए और करंट मैंने मान लो यहाँ से पास करा दिए I2। अब मुझे बताओ यहाँ पे अपन को अगर फ्लक्स की वैल्यू चाहिए, अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या करेगा कि मेरे को भी यहाँ पे दो फ्लक्स मिलेंगे, एक मेरे को φ1 मिलेगा, एक φ2 मिलेगा। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आया ना? लेकिन वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में अपन फ्लक्स एक ही दिखाते हैं, वो जब अपन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे ना बेटा, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, वो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन एक ही फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाते हैं। मान लो जो मैंने इसमें राइट हैंड पाम रूल लिया, कोई सा भी राइट हैंड थंब रूल ले लिया मैंने, तो यहाँ पे जो मेरा करंट का डायरेक्शन मेरे इसमें किसमें है, कॉइल में है, ठीक है ना। इस कॉइल के करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैं क्या बताता हूँ, मान लो मैंने करंट का डायरेक्शन मैंने यहाँ से यहाँ ले लिया, फिर यहाँ से इसके ये मेरे डायरेक्शन उसमें हो रहे हैं लाइक दिस, ये दिस ऐसे हो रहे हैं ना, और ये यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, अपवर्ड होगा, आया ना? ये कंसेप्ट है आपका सिंपल। और इसी तरीके से अगर मैं इससे जो फ्लक्स मेरे, मान लीजिए मैंने इसको फ्लक्स को मैं मान रहा हूं φ1 और अगर मैं I2 के करंट का डायरेक्शन देखूं कि I2 के करंट का डायरेक्शन किस तरीके से हो रहा है, I2 मेरा यहां से यहां आ रहा है और I2 मेरा इस तरीके से, मेरे को यहाँ पे I2 के करंट का डायरेक्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ठीक है ना। अब I2 करंट का डायरेक्शन जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? अगर φ1 मेरा अपवर्ड है विद द हेल्प ऑफ I1, तो φ2 क्या होगा बेटा, बताओ? विद द हेल्प ऑफ करंट I2, करंट I2 मतलब इस तरीके से मैंने इसको ले लिया और यहां से मैंने इसको अपनी वाइंडिंग में लिया, तो या फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड?
अपवर्ड ही होगा ना, ठीक है ना, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड नहीं होगा। हरि प्रकाश अपवर्ड होगा उसमें। इसका मतलब क्या होगा कि φ1 का जो फ्लक्स है वो φ2 फ्लक्स को अपोज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कैसे एक्चुअली ट्रांसफार्मर जब मैं पढ़ाऊंगा वो बताऊंगा। मेरा मतलब इसका मतलब ये था कि अगर आपको मैग्नेटो मोटिव फोर्स मतलब फ्लक्स की वैल्यू एक्यूरेट चाहिए तो फ्लक्स के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है फॉर अ मैग्नेटिक सर्किट, जो कहां से मिलता है आपको, करंट से और नंबर ऑफ टर्न से, ठीक है। चलिए मान लीजिए मैंने आपसे कुछ संस्कार ने क्वेश्चन पूछा था, संस्कार मुझे बताओगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? संस्कार व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? संस्कार ने पूछा था, समन ने पूछा था, जिसने भी पूछा हो यार। क्वेश्चन किसने किया था यार, जल्दी बताओ थोड़ा मेरे को। अरे आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आवाज तो जा रही होगी यार। आ रही है सर आवाज। तो बताओ ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? जल्दी बताओ यार, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। नहीं पता किसी को? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो इलेक्ट्रॉन जितनी फोर्स से पुल हो बैटरी में। एक भी प्रीतेश, एक मिनट रुकना। हाँ संस्कार पहले तुम बोलो सीएस, फिर प्रीतेश बोलना। सीएस क्या बोल, संस्कार क्या बोल रहे हो बेटा, बोलना। सर इलेक्ट्रॉन जितनी फोर्स से पुल हो वही होता है बैटरी में ईएमएफ। चलो प्रीतेश तुम क्या बोल रहे हो? किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए जितना वोल्टेज जितने फ्लक्स का उसके लिए ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में अपन ने किसी भी सर्किट में आपको जो भी करंट या वोल्टेज की वैल्यू चाहिए होती है वो अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसमें निकाल देते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अपन मैग्नेटिक सर्किट में क्या कर रहे हैं, आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता है, आपको करंट पता है, इससे अपन एमएफ निकालते हैं। और इसको अगर अपन एनालॉगी की बात करें तो इट इज, लिखो, इट इज एनालॉगस टू ईएमएफ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा मैग्नेटिक सर्किट बहुत ही स्मॉल यूनिट है 5 यूनिट में से, लेकिन ये कंसेप्ट वाइज यूनिट है। अगर आप लोग अपनी बुक से इसका रिवीजन नहीं करोगे या बुक से इसका कंसेप्ट डिवाइज नहीं करोगे, चाहे आपकी 12th की बुक क्यों ना हो या आपकी इंजीनियरिंग की जो आपने बुक ली है बीटेक की वो बुक क्यों ना हो, तो तब तक आपको समझ नहीं आ पाएगा ये, ठीक है ना। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा आप एक बार अच्छे से देखें, मैग्नेटोमोटिक्स फोर्स को। कोई बात नहीं संस्कार, मैग्नेटिक फोर्स को एक बार आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना। तो आज की क्लास मेरी तरफ से तो एंड होती है अब अभी तक, क्योंकि आज थोड़ा सा टॉपिक्स इतने ज्यादा भी नहीं हुए हैं, लेकिन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर अपन बायोट-सावर्ट लॉ देखा, उसके बाद फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड साइन थीटा, उसके बाद लेफ्ट हैंड रूल, इसका डायग्राम आप लोग देख लेना, बुक में दिया हुआ है, इजी है डायग्राम इसका, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट कंसेप्ट, उसको ट्रांसफार्मर की तरह ले लो या रिंग की तरह ले लो। देन आफ्टर दैट लीकेज फ्लक्स का कंसेप्ट, लीकेज कोएफिशिएंट फैक्टर, इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके, ठीक है ना। देन आफ्टर कोई सा भी आपने मैग्नेटिक सर्किट लिया हुआ है उसमें एमएमएफ का कंसेप्ट क्लियर। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग देखेंगे कि आपका फ्लक्स की वैल्यू आपको मिल गई, फाई की वैल्यू मिल गई, अब फ्लक्स और फाई की हेल्प से आप अपना रिलक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सर वो डायग्राम वाला पेज दिखा दीजिए एक बारी। हाँ बताओ कौन सा वाला बेटा? ये सर टॉरॉइड था जिसपे, हाँ। हाँ बताओ क्या पूछना है इसमें? सर ये डायग्राम नहीं बनाया था तो एसएस ले रही थी, 1 मिनट। नहीं, कुछ पूछना है क्या इसमें? नो सर। नहीं पूछना? हाँ मैं सर आज टॉरॉइड तो अभी भेज दूंगा। टॉरॉइड तो इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी तो हो सकता है ना। अरे कुछ भी हो सकता है यार, देखो एक चीज के बहुत सारे वो होते हैं, तर्क कुतर्क होते हैं, ठीक है ना। आपको किस तरीके से उसको समझना है, मैंने जिस बुक से पढ़ा उसमें ऐसे दिया हुआ है, अब आपके पास जो बुक दी हुई हो तो उसमें कैसा दिया है वो आप देख लेना, ठीक है। ओके ओके सर। चलिए Yes, तो मेरी तरफ से आज की क्लास एंड होती है। अगर किसी को कोई डाउट हो
तो मुझे बताओ, मैं जब रिकॉर्डिंग शो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात पूछनी है, जैसे आप लोगों का सेल्फ का प्रोग्राम चल रहा है, तो सेल्फ में आपका डाटा जा रहा होगा, तो फ्राइडे को जो इंडक्शन वाला है वो करना है या नहीं करना, मुझे ये चीज बता देना आप लोग, ठीक है। सर नेक्स्ट वीक करना कर तो लो है, सर। वीकेंड पे हो करना है जाता बस तो सर नेक्स्ट अच्छा वीक कर होता। लो सर। शिफ्ट कर दीजिए। सर सैटरडे या नेक्स्ट वीक संडे कर सर। दीजिए। चलो यस सब्जेक्ट सर, नेक्स्ट वीक आप सर। मेरे को बता देना, ठीक है। आप लोग डिस्कस Yes, sir. करके यस मेरे को ये चीज बता देना कि कब करना है। सब्जेक्ट क्राइटेरिया सीआर भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सीआर भी बन गए हैं क्लास में, तो कोई भी बता देना मेरे को, ठीक है। Yes, sir. चलिए चलिए, गुड डे टू ऑल, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।